हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, लास्ट क्लास तक हमने अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में जो बात की थी, हमने बात की थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमसे क्या कहती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब भी जो हम लाइट का जो नेचर मानते हैं, बेसिकली उसका नेचर हम वेव नेचर की जगह प्लैंक ने वो नेचर कौन सा माना था, पार्टिकल नेचर माना था। ठीक है, और वो जो उसने बोला था कि जो लाइट जो ट्रैवल करती है वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। उन पैकेट्स का नाम होता है क्वांटा, या उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी के उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और जो वो एनर्जी है, अगर वो लाइट एनर्जी है तो उस क्वांटा को हम क्या कह देते हैं, उस क्वांटा को हम फोटोन कह देते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E = क्या होता है, हमने पढ़ लिया था एच न्यू। जो एनर्जी होती है फोटोन की वो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी के। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन लिखा था E = एच न्यू या फिर hc/λ, ये हमने लिखा था। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये थी एनर्जी किसके लिए, वन फोटोन के लिए। ठीक है, अगर हम n फोटोन्स की बात करें, अगर हम बात करें n फोटोन्स की, तो आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी = भाई n, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो n फोटोन्स की क्या होगी, n × h न्यू हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आई होप आपने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको कुछ मेल्टिंग की बात चल रही थी। ठीक है, तो देखें क्या था वो क्वेश्चन, एक बार आप देख लें उस क्वेश्चन को, आपने सॉल्व किया हो तो। लेकिन क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा, मैं आपके पास रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास ऑफ 10⁻13 सेकेंड इनवर्स दैट, मैं लिख भी देता हूँ इसलिए। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास ऑफ 10⁻13 second inverse that must be absorbed in order to melt 6.626 ग्राम आइस। ठीक है, और आपको एक और वैल्यू गिवन था आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम आइस = 6 जूल्स। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको गिवन था। ठीक है, अभी आपने सॉल्व किया हो तो देखें कैसे करना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपने शायद किया हो, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ये। तो देखें इसका सोल्यूशन, देखो भाई आपसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ो, नंबर ऑफ क्वांटास ऑफ, ये क्या है भाई, ये क्या है ना। तो ध्यान रखें जो सेकेंड इन्वर्स जो दिया हुआ है, तो बेसिकली ध्यान रखना है ये यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अभी तक आपने एक यूनिट पढ़ी है, कौन सी, हर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़। तो वहाँ पर जो आपने फ्रीक्वेंसी में जो आपने यूनिट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एक और यूनिट ऐड कर लें, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, सेकंड इन्वर्स बस जिसको पता होगा उसको समझ में आ गया होगा, है ना, काफ़ी लोगों को पता भी होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो सेकंड इन्वर्स जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वो भी किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये आपको क्या गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको गिवन है न्यू। ठीक है, 10⁻13 सेकेंड इन्वर्स है, किसको आपको किसकी वैल्यू गिवन है, न्यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट 6.626 ग्राम आइस। अब भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स की या क्वांटास की ज़रूरत पड़ेगी इतनी आइस को मेल्ट करने की। बोलो सही है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखें भाई क्या करना है, आप सबसे पहले तो निकालें कि एक डेटा आपको और गिवन है, देखो 2 ग्राम आइस। ठीक है, तो सिंस 2 ग्राम आइस, बताओ इसको मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 666 जूल। तो बताओ 1 ग्राम आइस के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 1 ग्राम आइस के लिए कितनी लगेगी, 3 जूल्स। बोलो सही है क्या, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो बताओ 6.626 ग्राम
आइस के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 333 इंटू 6.626 जूल्स। बोलो इतनी एनर्जी आपको लगेगी ना। तो देखो भाई आपको इतनी, भाई आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस आइस को मेल्ट करने के लिए। भाई इतनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब आपको क्या पता चल गया, आपको कितनी एनर्जी चाहिए ये आपको पता चल गया ना, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन इंटू क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब आप लगाएं फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला में ई यानी कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 333 इंटू 6.626 इज इक्वल टू एन इंटू, भाई ये अगर जूल में है तो आपको इस तरफ भी वैल्यूज़ किस में रखनी है, जूल में, क्योंकि भाई एनर्जी किस में, जूल में। आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, खैर आपके पास hc/λ होता है, खैर हमें तो यहाँ पर वैसे भी क्या रखना है, h नहीं, तो आप h की वैल्यू रखो, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻13, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, जब हम इसको सॉल्व करें तो n आएगा हमारे पास 333 अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻13। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मेरे ख्याल से देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 333 इंटू 10⁻21 क्वांटाज आपको चाहिए इस आइस को मेल्ट करने के लिए। कितनी आइस को, 6.626 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतने नंबर ऑफ क्वांटाज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो भाई आपको एक डेटा गिवन है, उसके थ्रू आपने निकाल लिया कि इतने ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और बस उसको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। आप इसको फटाफट से क्या करें, कॉपी करें, हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, ठीक है। कर लिया, अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। भाई मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन है, आप इसकी और प्रैक्टिस करें। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है। और भाई और भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उसमें बस वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो अगला टॉपिक है, वो है फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, फोटो डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए भाई फोटो डिसोसिएशन क्या है। फोटो डिसोसिएशन के देखिए भाई अगर आप नाम से समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो यानी कि फ़ोटोन और डिसोसिएशन यानी कि ब्रेक करना, समझ रहे हैं। फ़ोटो यानी कि फ़ोटोन यानी कि लाइट एनर्जी, ठीक है, और डिसोसिएशन यानी कि ब्रेक करना, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल सा है, क्या है फोटो डिसोसिएशन समझें, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्या, ब्रेकिंग ऑफ किसकी, बॉन्ड, यूजिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। और बताओ लाइट एनर्जी में क्या होते हैं, फोटोन, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटो डिसोसिएशन, ठीक है। फोटो डिसोसिएशन ये होता है फोटो डिसोसिएशन। देखिए बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि भाई आपके पास सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक A2 मॉलिक्यूल, बेसिकली A2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 A है ना, ये 2 A किसी एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। A और A के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, और अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट, भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, ए और ए अट्रैक्शन, ए और ए के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है यानी कि क्या तोड़ना है, अट्रैक्शन को तोड़ना है, अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो आपको अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एनर्जी आप दे रहे हो उसको ब्रेक करने के लिए वो आप कहाँ से दे रहे हो, लाइट एनर्जी से, सनलाइट से, फोटोन्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसी पूरे प्रोसेस को किसके थ्रू ब्रेक करो, अगर आप लाइट एनर्जी के थ्रू ब्रेक करो, ठीक है, लाइट के थ्रू ब्रेक करो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को, नाम से पता चल रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो
बॉन्ड एनर्जी जो होती है बेसिकली एक एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल या किलो जूल, ठीक है। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेसिकली ध्यान रखना, ये आपके वो एक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो एक मोल, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको क्या दिख रहा है, A2 का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, यानी कि एक बॉन्ड दिख रहा है। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, वो एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन नहीं होती है। बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है किसके लिए, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब यानी कि एक मोल, एक मोल, देखो मैं आपको समझा दूँ क्या मतलब है इसका, किलोजूल पर मोल का इसका मतलब हो गया, पर मोल का मतलब हम बात करते हैं एक मोल की, है ना। जहाँ भी आप देखें पर वॉल्यूम पर मोल है ना, तो वहाँ एक मोल की बात होती है। तो एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इतना ध्यान रखना कि एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम, एक मोल की बात करें। एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने होते हैं, Na बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक मोल का मतलब क्या होता है, Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो एक मोल बॉन्ड्स को यानी कि Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान रखना बॉन्ड एनर्जी की यूनिट किस में होती है, किलोजूल पर मोल के अंदर होती है, ठीक है। तो देखिए अब इस यूनिट का मतलब भी आपको मैं समझा दूँ कि भाई एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एनर्जी को अगर हम दिखा दें इस तरीके से, ठीक है, कितनी एनर्जी लगेगी, मान लो x किलोजूल पर मोल। देखो समझ में आ रहा है, जब हमने बात की एक मोल की तो हमने x किलोजूल पर मोल, मतलब ये याद रखना है बॉन्ड एनर्जी की यूनिट यही होती है, किलोजूल पर मोल। आपको हर जगह ये यूनिट देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यानी कि Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, x किलोजूल। आ गया समझ में, बताओ इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, Na बॉन्ड्स मतलब वन मोल बॉन्ड्स यानी कि कितने बॉन्ड्स, Na बॉन्ड्स। तो Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, x किलोजूल। तो बताओ एक बॉन्ड को, सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, x अपॉन डिवाइड कर दोगे किससे, Na से, बोलो किलो जूल। आ रहा है समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए x किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्या कर दोगे, Na से डिवाइड कर दोगे। यूनिटरी मेथड है, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया। देखो ये अभी तक कोई हम एग्जांपल यानी कि बस हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या है बॉन्ड एनर्जी, क्या है, कैसी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक मोल में कितना होता है, Na, यानी कि Na बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x किलोजूल। तो बताओ एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x अपॉन Na। ये जो मैंने आपको बता दिया ना, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी बेसिस पे इसके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से आपको ये बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है द बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड energy, the bond energy of Cl chlorine bond, the bond energy of chlorine bond in Cl2 is 243 किलोजूल पर मोल। देखो भाई यूनिट देखो आपको क्या दी हुई है, 243 किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी हुई है, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड यानी कि वन Cl बॉन्ड। तो वो क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक लास्ट वैल्यू में लिख देता हूँ, गिवन वेवलेंथ भाई कौन सी लाइट यूज़ कर रहा है उसके तो वैल्यू देगा ना। वेवलेंथ इज इक्वल टू आपको दी हुई है 3000 एंगस्ट्रॉम।
ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको कॉपी करें और समझे कुछ चीज़ों को। देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। कर लिया? मेरे ख्याल से कर लिया होगा। और देखें अगर आपका आंसर सही है या नहीं है, देखते हैं। देखो आपको दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है 243 किलो जूल पर मोल, ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। 1 मोल यानी कि कितने बॉन्ड्स, Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 243 किलो जूल की। बोलो यही तो मतलब है इसका भाई। इस टर्म का मतलब क्या है कि आपको एक मोल यानी कि कितने बॉन्ड्स, Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 243 किलो जूल। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो बस यही तो पूछ रहा है आपसे पहला पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स। मतलब 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ना, है ना। ये रही हमारे पास एनर्जी, तो हमें कितने फोटोन्स चाहिए। तो देखो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। देखो इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इतनी एनर्जी कितने फोटोन से मिलेगी, ये रहा, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अपने को यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। 243 अब देखो किलो जूल है ना। अब आप किलो जूल को पहले तो किस में कन्वर्ट करो, जूल में, क्योंकि आपको ही पता है इस तरफ जो होगा भाई एच किस में होता है, जूल्स में होता है ना, तो इस तरफ हमें जूल्स में मिलेगा ना कि किलो जूल्स में। तो हमें इस किलो जूल को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ आप पुट करते जाओ। तो देखो मेरे ख्याल से आप देखो यार, अब देखो भाई यहाँ पर आप HC है ना, HC अपने को डायरेक्ट पता है कितना होता है, ठीक है, तो आप उसको पुट कर दो। HC को ये एंगस्ट्रॉम में इतना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में अपॉन लैम्डा कितना है, 3000, है ना, एंगस्ट्रॉम। अब देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो कट गया, लेकिन इस तरफ जूल है और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर हम किस में कन्वर्ट करें, जूल्स में। तो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 से यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ये भी हमारे पास किस में आ जाएगी, जूल्स में। और मेरे ख्याल से यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको n निकालना है। देखो इंपॉर्टेंट था भाई कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमें क्या करना है, n निकालना है। ये मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो भी n होगा ना वो आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो मैं सारी चीज़ें वापस से क्लियर भी करता जा रहा हूँ। यहाँ से आप n निकालोगे तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, ठीक है, तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये इसका पहला पार्ट है कि एक मोल यानी कि Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितने फोटोन चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब देखें हम मूव करते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट को आप अच्छे से देख लो, यहाँ एक मोल था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक को ब्रेक करना है ना। यहाँ Na ब्रेक करने थे और यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करें तो देखिए, ठीक है। तो अब देखें, देखो कैसे करना है दूसरा पार्ट। अब देखो दूसरे पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना बॉन्ड ब्रेक करना है, 8। तो आप समझे पहले तो देखो Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, 243 किलो जूल। बोलो यही था ना डेटा, Na बॉन्ड्स यानी कि एक मोल को। तो बताओ 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी, 243/Na किलो जूल। देखो सबसे पहले तो हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, एनर्जी की ना, कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो वो एनर्जी कितने फोटोन से मिलेगी, तो वो एनर्जी कितने फोटोन से मिलेगी, वो यहाँ से निकलेगा। अब देखो इस एनर्जी की वैल्यू जो आप पुट करोगे तो इतने फोटोन्स मिलेंगे, इस इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितने फोटोन्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखें 243 अपॉन, अब आप Na की वैल्यू पुट करोगे ना भाई। अब Na की वैल्यू तो मेरे ख्याल से सबको पता है भाई, 6 इंटू आगे तक भी होती है, 6 इंटू, बस हम ये वाली यूज़ करें, 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या, n तो हमें पता करना है। और HC वापस से देखो क्या है,
12400 अगर हम लिख दें, अच्छा ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में अपन लेमडा कितना था 3000 एंगस्ट्रॉम। भाई लाइट तो सेम ही है तो लेमडा तो सेम ही है ना, लेकिन यहाँ पर वापस देखेंगे किस में, किलो जूल्स में, तो इसको कन्वर्ट कर दें वापस जूल्स में, और इस तरफ भी कन्वर्ट कर दें जूल्स में। कैसे? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ देखें अब भाई वापस से मैथ्स लगानी है, आंसर निकालना है, जो भी नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जो फोटोन्स आए हैं ये एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फोटोन्स आए हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में जब हमारे पास फोटोन्स आए थे वो 1 मोल यानी कि Na बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए फोटोन्स आए थे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक, तो ये हो गया आपका फोटो डिसोसिएशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इसको दोबारा से समझें। आप जब इसको मतलब अगर एक बार में समझ में ना आए तो रिवाइज़ करें, क्वेश्चंस देखें। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत आसान टॉपिक है, बहुत प्यार से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक, आप इसको कॉपी करें। कॉपी कर लिया होगा। तो देखें अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और वो जो टॉपिक है बेसिकली वो भी लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए उस टॉपिक को हम इसी टॉपिक पे यानी कि इसी टॉपिक के बाद पढ़ रहे हैं। किसके बाद? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद। तो जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है हमारा टॉपिक, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखें, मैं पहले बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स बहुत फॉर्म होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो अच्छे से समझें इसको। देखें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ना, इसका मतलब तो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं, उसी से समझ में आएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। भाई 2 इलेक्ट्रोड की प्लेट्स लगा दी हैं। ठीक है, एक सर्किट बना के क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक बैटरी के थ्रू क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ध्यान रखें ये वापस से हमारा क्या है, कैथोड, और ये वापस हमारा क्या है, एनोड। ठीक, ये हमारा एक सेटअप है। अब देखो बेसिकली ये जो कैथोड और एनोड होते हैं ये क्या होती है, इलेक्ट्रोड प्लेट्स होती हैं, मेटल की प्लेट्स होती हैं। बेसिकली जो आप बोलते हो ना ये इलेक्ट्रोड से, कैथोड क्या है, एक इलेक्ट्रोड, एनोड भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना किससे बनते हैं, मेटल से फॉर्म होते हैं। मेटल की प्लेट्स होती है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, और हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड क्या है, एक मेटल है। ठीक है, अब आप क्या करते हो इस टॉपिक के अंदर, भाई हम क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं इस मेटल के ऊपर। ठीक है, हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं इस मेटल प्लेट के ऊपर। ठीक, अब भाई मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबको पता है मेटल के अंदर, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करवा रहे हो इस मेटल की प्लेट के ऊपर। ठीक, ये क्या है, मेटल प्लेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल प्लेट। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, मेटल प्लेट बोल सकते हैं। ध्यान रखना, मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए ये क्या है, कि मेटल प्लेट है, एक लाइट को इंसिडेंट करवाया जा रहा है। अब आप समझें भाई मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ बचपन का। बचपन में आपने एक टॉपिक पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि उससे आपको ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब भी आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन्स देते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, जब भी आप एक एटम को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जब भी आप एक एटम को क्या देते हो, एनर्जी देते हो। ठीक है, क्या देते हो, एनर्जी देते हो, तो वो एनर्जी क्या करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इस एटम से कहाँ जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आप समझें, देखो इलेक्ट्रॉन को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो बताओ एटम के ऊपर क्या एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बताओ एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा ना। ठीक है, क्या किया, जब हमने एटम को एनर्जी दी तो वो एनर्जी किसने एक्सेप्ट की, इलेक्ट्रॉन ने, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, यानी कि एटम क्या हो गया, आयनाइज, और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन
एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि देखो हम यहाँ पर भी क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पर लाइट यानी कि एनर्जी तो दे रहे हैं, ठीक है। किसको, इस मेटल प्लेट के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब देखो जब हम एनर्जी देंगे तो मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इस पे आ जाओ वापस। बताओ आप क्या भाई, आप कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दोगे तो क्या बताओ हर बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा क्या? नहीं ना। बताओ इस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने भी अट्रैक्ट किया हुआ है तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 100 जूल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से समझा, इस एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 100 जूल की रिक्वायरमेंट है। बताओ अगर आप 50 जूल एनर्जी दो तो क्या बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, ठीक है। और बताओ अगर आप इसको 200 जूल एनर्जी दे दो और इसको 100 जूल की रिक्वायरमेंट है, बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के आ जाएगा ना? बोलो सही बात है। यानी कि बताओ अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जितना एक मिनिमम अमाउंट है उससे तो हमें ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो सेम आप यहाँ समझें कि अगर जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने लाइट एनर्जी इसको दी हुई है, ठीक है, अगर सफिशेंट अमाउंट है लाइट मतलब एनर्जी का हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा मेटल से। बोलो सही है। जो ये लाइट है एनर्जी है, बेसिकली लाइट एनर्जी है, अगर जब हम इसको इंसिडेंट करवाएंगे और अगर इसका एक सफिशिएंट अमाउंट है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सके तो बताओ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। और अगर इसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आएगा ना? बोलो सही है। तो अगर अब बात कर रहे हैं हम कि अगर इसके पास सफिशिएंट अमाउंट है, इसके पास मान लो कि सफिशिएंट अमाउंट है, तो जैसे लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी मेटल से इलेक्ट्रॉन फटाफट से बाहर निकल के आएगा। बोलो सही है, ठीक है। और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल के आएगा वो उस पॉजिटिव की तरफ भागेगा और वो सर्किट में क्या स्टार्ट कर देगा, इस सर्किट में मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। और बताओ उस मूवमेंट की वजह से क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। बोलो सही है ना। इस मूवमेंट की वजह से क्या फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। बोलो सही है। बताओ करंट फ्लो होगी। अब आप समझें भाई लाइट में क्या था, फोटोन, तो देखो फोटो, और उस फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया और इस सर्किट में वो फ्लो होने लग गया तो बताओ क्या करंट फ्लो हो गई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई ना। तो इस पूरे इफेक्ट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम है इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड्स है दोनों, कैथोड एनोड, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आपने क्या करवाया, लाइट को इंसिडेंट करवाया है। अगर लाइट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा तो इस सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देगा और उससे क्या फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई, अब लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, अभी इसको हमें इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। आप ये डायग्राम बना लें, ठीक है, बना लें। मैं इसको लिख रहा हूँ। व्हेन अ बीम ऑफ light, when a beam of light having appropriate energy, when a beam of light having appropriate energy strike on a metal surface, ejection, कॉमा लगा के, ejection of electron takes place, ejection of electron takes place, ठीक है। क्या होता है, when a beam of light having appropriate energy strike on a metal surface, ejection of electron take place, ठीक है। मतलब क्या है, जब आप एक बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट को जब आप किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक। दिस फिनोमिनन is known as इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। एंड ejected electrons are known as,
और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी नाम होता है, इनको हम कहते हैं फोटो, मतलब किसकी वजह से निकल के आए, फोटोन्स की वजह से ना, तो मैंने इनको कह दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर एक और पॉइंट, एंड करंट फ्लो, एंड करंट विच फ्लो ड्यू टू दिस इज नोन एज, मतलब इसकी वजह से जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको हम बोल देंगे, बताओ क्या, कौन सी करंट, फोटो करंट। ठीक है, लिखें इसको, फिर हम आगे लिखते हैं इसके बारे में, और लिख लिया होगा। फिर अब आगे देखते हैं। देखें, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके बाद हम उसकी डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट की, देखें सबसे पहले जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी, भाई क्या किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि लाइट इंसिडेंट करवाई जा रही है। ठीक है, अब लाइट अलग अलग एनर्जी की लाइट होगी, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी कि अलग अलग एनर्जी। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ यानी कि अलग अलग एनर्जी, तो अलग अलग एनर्जी की लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करवाया जा रहा है। ठीक, अब ये देखा गया कि अगर लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो एक तो लाइट के स्ट्राइक करने पर और इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर लाइट की एनर्जी सफिशिएंट है तो जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी वैसे ही फटाफट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो टाइम डिफरेंस between striking of light and ejection of electron। ठीक है, there is no time difference between striking of light and ejection of electron, ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा देखें, for every metal surface which is being used in this experiment, they required a minimum amount of energy। ठीक है, a minimum amount of energy, और ब्रैकेट में हम उसको लिख लेंगे, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, a minimum amount of energy, इसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, below which minimum amount of energy, क्या कहा उसको, threshold energy, below which ejection of electron will not take place। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का मतलब समझा, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी मेटल सरफेस, यानी कि आप जितनी भी आप मेटल सरफेस को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एवरी मेटल सरफेस, मतलब जितनी भी मेटल्स वहाँ पर लेके गई, मतलब ली गई, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, दे रिक्वायर्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब आप चाहे कोई सी भी मेटल ले लो, हर एक के लिए एक मिनिमम अमाउंट तो होगा ही,
जिसके पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट के से ज़्यादा अमाउंट जब आप दोगे एनर्जी का किसी भी मेटल को, उसी के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट है जो हमें देना पड़ रहा है, मतलब उतना तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है, तो उस मिनिमम अमाउंट को बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। वो जो मिनिमम अमाउंट देना पड़ रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस अमाउंट को बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी अब जितनी है उससे कम अगर आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा पे या उसके बराबर पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो भाई अब बात आ गई इस टर्म की थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसको हम दिखाते हैं कि भाई ये मिनिमम एनर्जी भाई इतनी तो होनी चाहिए ना, ETH, इसको हम बोलते हैं किससे, ETH, ई थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई क्या होगी, इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H न्यू। तो भाई क्योंकि ये थ्रेशोल्ड है भाई, हर एक मेटल के लिए ये एक फिक्स वैल्यू होगी भाई। जैसे कि आप अगर सोडियम की बात कर रहे हो तो एक सोडियम के लिए एक फिक्स मिनिमम अमाउंट होगा जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, तो अमाउंट फिक्स होगा ना। मान लो कि सोडियम से 100 जूल एनर्जी तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आ सकता है। 100 जूल एनर्जी पे 100 जूल एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा। 100 से हो सकता है, 101 से हो सकता है, 120 से हो सकता है, लेकिन 99 से भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल के आएगा। तो बेसिकली हर एक मेटल के लिए एक ऐसा फिक्स अमाउंट होगा जिससे कम अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आ सकता, उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट है ना ये, तो इसको हम एक फिक्स टर्म से यानी कि H न्यू नॉट इसका एक हमने अमाउंट दे दिया, इसका फॉर्मूला बना दिया, ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू H न्यू नॉट, ठीक है। जो न्यू नॉट न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम ये इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं थ्रेशोल्ड के लिए, तो इसको हम बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये अमाउंट फिक्स होगा, ठीक है। अगर ऐसे इसी फॉर्मूला को अगर आप वेवलेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अब भाई अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फॉर्मूला देखना है तो ये रहा, वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला देखना तो ये रहा, जहाँ पर लैम्डा नोट क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। देखो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हर एक एलिमेंट के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। फिक्स मिनिमम एनर्जी है ये, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसके बराबर या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो, ठीक है। अब ध्यान रखें इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ना हम और भी काफ़ी सारे नाम से जानते हैं। जो बाकी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स में और भी इसके काफ़ी सारे नाम दिए जा सकते हैं। जैसे कि इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जा सकता है इसको, तो ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, ठीक है। कभी कभी इसको वो आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकता है, ठीक है। तो हम तो बस नाम लिख रहे हैं कि और भी इसके कितने नाम हो सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है वर्क फंक्शन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नाम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखें आप, वर्क फंक्शन, ठीक है। और या तो एक और नाम तो है इसे, कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये होगी बात किसके बारे में, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, ठीक। अब कुछ एक्सप्लेनेशन भी है एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सप्लेनेशन मतलब कि बेसिकली आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, तो क्या इसके एक्सप्लेनेशन हैं, बस वो थोड़ी सी चीज़ें रह गई तो उसको भी लिख लेते हैं किसके बारे में, एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को आप जैसे ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन होता है उसी तरीके से थोड़ा सा समझें। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, देखो आइंस्टीन ने सबसे पहले मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो आइंस्टीन ने यही बोला कि भाई ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में क्या भाई हमें क्या पता है इसके बारे में कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल के जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं क्यों एक मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि भाई जो लाइट की एनर्जी है वो लाइट स्ट्राइक कर रही है मेटल की सरफेस पे और उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा रहा है। तो उन्होंने लगाया इस कॉन्सेप्ट पे, इस पूरे इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने अप्लाई किया एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ही हम इसको अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से वो सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, और अगर लिखना हो तो देखो मैं लिख भी देता हूँ। देखें, Einstein explained the photoelectric effect with the help of Planck's क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखो क्या है, व्हेन अ फोटोन ऑफ sufficient energy strikes on metal atom, it इंस्टेंटली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, इंस्टेंटली क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र बोल सकते हैं। हाँ, इट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन एंड अकॉर्डिंग to energy conservation, and according to energy conservation देखो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बताओ। अच्छा, यहाँ की जगह हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन देखो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं, भाई आप सोचो जो एनर्जी, जो फोटोन आ रहा है वो उस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा अपनी एनर्जी किसको, उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कहाँ यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को उस मेटल एटम से बाहर आने में यूज़ करेगा। ठीक है, एक तो यहाँ यूज़ करेगा, और मान लो उसके बाद में एनर्जी बच जाती है, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या मूवमेंट करने में यूज़ करेगा क्या, है ना। यानी कि जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी कौन सी एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बची हुई एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, इलेक्ट्रॉन उसको दो तरीके से यूज़ कर रहा है, एक तो मेटल एटम से बाहर निकलने के लिए, और अगर उसके बाद भी एनर्जी बच जाती है तो वो उस बची हुई एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज़ कर लेगा, मूवमेंट करने, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी required to eject electron, प्लस अब भाई एक तो इसमें, और जो बची हुई एनर्जी को वो किस में यूज़ कर लेगा, जो बची हुई जितनी भी एनर्जी है उस सारी की सारी एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज़ कर लेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो भाई जितनी भी बची हुई एनर्जी थी अगर वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली गई तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो यही रहा इसका एक्सप्रेशन। भाई देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी कितनी लगती है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी लगती है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो देखें, ये रहा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, जो लाइट एनर्जी से मिल रहा है हमें। ठीक है, जो लाइट जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, लाइट इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट वाला फोटोन है ये। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड क्या है, ये वो मिनिमम अमाउंट और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। अब भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं। ठीक, और बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो आज हमने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। ठीक
ठीक है। और उस न्यूमेरिकल के बाद हमने पढ़ा फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन क्या होता है कि जब फोटोन्स की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, डिसोसिएट यानी कि ब्रेक कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। बहुत आसान सा था, उसका न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, समझें, वापस से मतलब रिवीजन कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक मेटल की सरफेस पे एक लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, तो अगर उस लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी हुई उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। और अगर सफिशिएंट एनर्जी से भी ज़्यादा, मतलब जो रिक्वायर्ड थी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगती है, अगर उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा ही, और बची हुई एनर्जी से वो मूवमेंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे साथ ही साथ क्या भी फ्लो हो जाएगी, करंट भी फ्लो हो जाएगी, ठीक। तो इस पूरे इफेक्ट को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फिर हमने इस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और ये फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आप इसको रिवाइज करें, समझें, बहुत आसान है, ठीक है। और अगली क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूला के बाद से, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।